कहानी की शुरुआत शिकागो शहर से होती है, जहाँ की अब तक दुनिया बिल्कुल नॉर्मल थी। किसी को भी नहीं पता कि आज की रात जो कुछ भी होने वाला है उससे सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें चार्ली टीवी पर कार्टून देख रही थी, उसका छोटा भाई डेनी गेम खेल रहा था और उनकी मोम रेचल फोन पर बिजी थी कि तभी उसका पति बेन घबराया हुआ घर आता है और उन्हें बताता है कि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। रेचल पूछती भी है कि अचानक से उसे क्या हो गया, लेकिन बेन तो यहाँ अपने छोटे भाई माइल्स के पास फोन करता है। माइल्स जो कि अपनी गाड़ी में अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जा रहा था। अब बेन घबराकर उसे भी बताता है कि जल्द ही पूरी दुनिया में अंधेरा छाने वाला है और फिर कभी कुछ शुरू नहीं होगा। माइल्स कुछ भी समझ पाता कि उसके पहले ही अब बेन और माइल्स दोनों के ही फोन्स अपने आप बंद पड़ गए थे। वही बेन के पूरे घर में लाइट्स ब्लिंक होने लगती है। सो वो जल्दी से अपने लैपटॉप में कुछ फाइल्स को डाउनलोड कर उन सभी को एक USB पेन ड्राइव में लोड कर लेता है और फिर बेन ने उस पेन ड्राइव को एक लॉकेट में छिपा दिया था, यानी कि ये पेन ड्राइव उसके लिए बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर माइल्स और उसका दोस्त अपनी कार से निकलते हैं। वे देखते हैं कि उनके पीछे रुकी हुई गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, जिनकी हेडलाइट्स अब एक के बाद एक अपने आप, यही नहीं आसमान से प्लेन्स भी नीचे गिरकर क्रैश हो रहे थे। पूरी दुनिया में हर तरफ कोहरा मच गया, आसपास के ट्रांसफार्मर्स फटने लगे और यहाँ से अब पूरी ही पृथ्वी की लाइट्स एक एक कर बुझने लगती है। देखते ही देखते पूरी दुनिया भर की सारी लाइट्स अब बंद हो चुकी थी। पूरी दुनिया आज के बाद से हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि अब से दुनिया में न कोई लाइट्स होंगी, न ही गाड़ियाँ चलेंगी और न ही कोई ऐसा डिवाइस काम कर पाएगा जिसे कि चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। अब मानव इतिहास को बदलने वाली इस घटना को पूरे 15 साल बीत चुके हैं। उस दिन ब्लैकआउट के बाद कभी इलेक्ट्रिसिटी वापस आई ही नहीं। बिजली से चलने वाली सभी चीजें बेकार हो गईं। लोगों की गाड़ियां, जेट इंजन्स, एयरलाइंस, सब कुछ बर्बाद हो गया। वर्ल्ड ऑर्डर अचानक से बदलने से बहुत से लोग तो तभी मारे गए। वहीं बाद में जो लोग बीमार हुए उन्हें दवाइयां नहीं मिली। घरों में आग तो लगी, लेकिन आग बुझाने वाली गाड़ियां नहीं थी। फैक्ट्रीज वगैरह तो सीधे ही बंद पड़ गई और अब सभी लोग हाथ से ही काम करते हैं। वहीं सरकार तो अब कोई बची ही नहीं थी। सो आम लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाकर हथियारों के दम पर इलाके कंट्रोल करना शुरू कर दिए। अब प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स 6 भागों में बंट चुका था, इसलिए आम लोग इन बड़े बड़े ग्रुप से दूर रहकर सरवाइव करने के लिए बस्तियां बनाकर रहने को मजबूर हैं। यहाँ पर बैन भी अपने परिवार के साथ ऐसे ही एक दूर कॉलोनी में रहने चला आया, जहाँ की 100 के आसपास लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। वे यहीं खेती करके आपस में सरवाइव करते हैं। हालांकि बैन की पत्नी रेचल ब्लैकआउट के बाद भागते हुए कहीं मिसिंग हो गई थी और बेन समझ ही गया कि रेचल तभी मारी गई। इसलिए अब इतने सालों के बाद बैन एक डॉक्टर मैगी को डेट कर रहा है। वही बैन के दोनों बच्चे डेनी और चार्ली भी बड़े हो चुके थे। हालांकि डेनी अस्थमा की बीमारी से गुजर रहा है और एडवांस्ड मेडिकल सुविधाएं तो अब बची ही नहीं थी, सो उसे ऐसे ही सरवाइव करना पड़ता है। वहीं चार्ली भी अब इस समय के अनुसार खुद को बदल चुकी थी। हालांकि उसे वो पहले वाला टाइम अभी भी याद आता है जब उसके पेरेंट्स ने आखिरी बार उसे आइसक्रीम खिलाई थी, क्योंकि बाद में तो कभी आइसक्रीम बन ही नहीं सकती कि अब सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था कि अचानक से आज इस एरिया की मिलिशिया कॉलोनी में घुस आती है। उनकी पहचान उनके हाथ पर गुदे हुए मोनोर के निशान थे। ये मिलिशिया पूरे एरिया को हथियारों के दम पर कंट्रोल करते हैं। अब बैन का ग्रुप भी टैक्स के रूप में इस मिलिशिया को कुछ फसलें हर बार पहुंचा देते थे, मगर फिर भी मिलिशिया अपने जनरल टोम के साथ यहाँ आ गई, यानी कि जरूर से कुछ ना कुछ सीरियस है। बेन जल्दी से भागकर कॉलोनी में अपने बेस्ट फ्रेंड एरन के पास जाता है और उसे वहीं लॉकेट छुपाने को कहता है जिसमें कि बेन ने उस लाइट आउट वाली रात वो पेन ड्राइव छिपाई थी, यानी कि इसमें कुछ ऐसा जरूर है जिसे कि बेन सबसे छुपाना चाहता है। अब एरन को लोकेट देने के बाद बैन जनरल टोम के पास जाता है, जो कि यहाँ बैन को अपने साथ ले जाने आया था। वहीं वो बैन के भाई माइल्स के बारे में भी पूछता है, जिस पर बैन कहता है कि वो तो अपने भाई से 15 सालों से नहीं है कि वे उसे भी जल्द ही ढूंढ निकालेंगे, लेकिन अभी तो बेन को उनके ठिकाने पर चलना होगा। कि तभी पीछ से बेन का बेटा डेनी मिलिशिया पर क्रॉसबो पॉइंट करते हुए कहता है कि उसका पिता उनके साथ नहीं जाएगा। बेन अपने बेटे को समझाने की कोशिश भी करता है, क्योंकि इन मिलिशिया के लोगों के पास गन थी और वे उनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। सबसे पहले गोली बैन को ही जा लगी थी, जिसके बाद अब तो गुस्से में डेनी और पूरी ही कॉलोनी मिलिशिया के लोगों पर अटैक कर देते हैं। हालांकि मिलिशिया के पास गन्स तो थी ही, सो वे बेन के अलावा और भी कुछ लोगों को जान से मार देते हैं और आखिर में जनरल टोम बेन के बटे डनी को बंधक बनाकर अपने साथ उठा ले जाता है। अब कुछ देर बाद जब चार्ली वापस से अपने घर आती है तो यहाँ उसका पिता बेन, जो कि खून में लथपथ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, वो मरने से पहले कहता है कि मिलिशिया चार्ली के भाई डेनी को अपने साथ उठाकर ले गए हैं। सो चार्ली को अभी उसके अंकल माइल्स को ढूंढना होगा, जो कि शिकागो शहर में रहता है, और एक वही है जो कि डेनी को वापस ला सकेगा। और ये कहते ही अब बेन की मौत हो जाती है। अब चार्ली ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, मगर अभी तो उसके पास शौक मनाने तक का वक्त नहीं
नहीं, क्योंकि उसे अपने भाई डैनी के बारे में सोचना है। सो वो जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर सीधा शिकागो शहर में अपने अंकल माइल्स को ढूंढने निकल पड़ती है। हालांकि बेन की नई गर्लफ्रेंड मैगी और कॉलोनी का बेन का बेस्ट फ्रेंड एरन, वे दोनों उसे अकेले नहीं जाने देते और खुद भी उसके साथ जाने लगते हैं, क्योंकि अब के समय में बाहर का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता। सो तीनों अब आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही जंगलों को पार कर आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं रास्ते में चार्ली को एक नेट नाम का लड़का भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो शुरू में डर जाती है, क्योंकि अब पूरी दुनिया ब्लैकआउट में चली गई थी। इसलिए तब के बाद से हर इंसान को पहली बार में देखकर खतरा ही समझा जाने लगा है। अब इस रात चार्ली, मैगी और एरन एक टूटे हुए प्लेन में सोने का फैसला करते हैं, लेकिन उनकी बुरी किस्मत कि कुछ ही देर बाद उन पर कुछ लुटेरे आकर अटैक कर देते हैं ताकि उनके सामान को लूटकर उन्हें जान से मार सके। कि तभी अचानक वहां नेट आ जाता है और उन लोगों को एक एक कर जान से मारकर तीनों को बचा ही लेता है। अब सुबह होने पर वे जान पाते हैं कि नेट भी असल में शिकागो ही जा रहा था, और अब चूंकि उसने उनकी जान भी बचाई है, सो चार्ली को उस पर भरोसा हो चुका था और वे एक साथ मिलकर शिकागो तक जाने लगते हैं। हालांकि मैगी स्केप्टिकल थी कि ऐसे समय में इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं, नेट बिल्कुल सही वक्त पर उन्हें बचाने कैसे आ गया। मगर अब चार्ली के जिद करने पर वो कुछ नहीं कहती। दूसरी ओर डैनी, जो कि मिलिशिया की कैद में था, वो रात होने पर उनकी कैद से भाग निकलता है, लेकिन जब वो भागकर वापस अपनी कॉलोनी की ओर जा ही रहा था कि उसे फिर से अस्थमा का दौरा पड़ जाता है। डैनी वहीं पर बेहोश हो गया था। अब कुछ देर बाद वो खुद को एक घर में बिस्तर पर पाता है। दरअसल उसे ग्रेस नाम की एक औरत बाहर से उठा लाई थी, और अब कंफर्म होने पर कि डनी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ग्रेस गन नीचे कर लेती है। इसके बाद वो उसे अस्थमा का इनहेलर भी देती है, जो कि वैसे तो ग्रेस के बेटे का था, मगर अब उसका बेटा मर चुका है। दूसरी ओर चार्ली का ग्रुप अब तक फाइनली शिकागो तक पहुंच चुका था। यहाँ चारों नोटिस करते हैं कि ये शहर, जो कि कभी चकाचौंध से भरा हुआ रहता था, अब यहाँ पर पेड़ पौधों ने पूरे शहर को ढक लिया है। सड़कों पर छोटे बाजार लगे हैं, जबकि पिछले समय की महंगी गाड़ियों को घोड़ों से बांधकर चलाया जा रहा है। अब बैन द्वारा बताई गई लोकेशन के बाद सभी एक होटल में पहुंचते हैं और वे बार टेंडर से माइल्स के बारे में पूछते हैं। अब शुरू में तो वो बार टेंडर इस नाम के किसी भी आदमी को जानने से ही मना कर देता है, मगर चार्ली के ये बताने पर कि वो बेन की बेटी है और अपने अंकल को ढूंढ रही है, वो बार टेंडर रिवील करता है कि वही असल में माइल्स है। दरअसल चार्ली ने पिछले 15 सालों से अपने अंकल माइल्स को देखा ही नहीं था, इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाई। अब चार्ली उन्हें सब बताती है कि कैसे मिलिशिया ने उसके पिता बेन को मार डाला और वे उसके भाई डैनी को भी किडनैप कर अपने साथ ले गए हैं। हालांकि वो हैरान थी कि अचानक से मिलिशिया के लोग उसकी फैमिली पर अटैक क्यों कर रहे थे। बेन को अपने साथ ले जाना चाहते थे, यानी कि ऐसा जरूर से कोई ना कोई राज है जिसके बारे में सिर्फ उसके पिता को ही पता था। मगर अभी तो उसे अपने भाई डैनी को बचाना है, इसलिए वो माइल्स से मदद मांगती है कि माइल्स उनके साथ चलकर उसके भाई को वापस लाने में मदद करें। अब माइल्स कहता है कि बैन असल में 15 साल पहले उस ब्लैकआउट की असली वजह के बारे में जानता था, और मोनोरोफ, जो कि मिलिशिया का लीडर है, वो असल में पूरे अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। सो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए उसे हथियारों, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ही वो बैन को पकड़ने आया, क्योंकि वही एक जानता था कि ब्लैकआउट की असली वजह क्या थी और इसे कैसे रिवर्स किया जा सकता है, जिससे कि सारी पावर मोनोरोफ को मिल जाए। अब चार्ली ये सुनकर हैरान रह जाती है कि 15 साल पहले घटी वो घटना जिसने दुनिया को तबाह कर दिया, उसके पिता बेन को उस घटना के बारे में पहले से सब कुछ पता था। वहीं माइल्स हैरानी में डेने को वापस लाने में उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि ये काम बहुत रिस्की है और वे अकेले मिलिशिया का सामना कैसे ही करेंगे। अब चार्ली उससे बहुत निराश थी कि उसके अंकल ही उनका साथ नहीं दे रहे, और वो अपने ग्रुप के साथ वापस जाने लगती है कि इसी बीच माइल्स नोटिस करता है कि नेट, जो कि उनके साथ शिकागो तक आया था, उसके हाथ पर भी मिलिशिया का निशान बना हुआ है, यानी कि वो मिलिशिया का ही मेंबर है, और वो चार्ली और उसके दोस्तों के साथ मिलकर माइल्स तक पहुंचना चाहता था। माइल्स असल में मिली से छुपकर यहाँ रह रहा था। अब ये जानकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले वे कुछ भी कर पाते, नेट वहाँ से भाग गया था। अब कुछ देर बाद जब मिलिशिया के लोग नेट के कहने पर माइल्स को पकड़ने आए थे कि माइल्स अब चार्ली के ग्रुप के साथ मिल उन्हें ट्रैप बिछाकर एक एक कर उन्हें जान से मार देता है, और नेट वहाँ से फिर से भाग जाता है। अब माइल्स ने इस बार तो मिलिशिया के लोगों को मार दिया, मगर अब उसका ये ठिकाना भी सेफ नहीं रहा। सो वो फाइनली चार्ली के साथ डैनी को छुड़ाने के लिए मान ही खुश थी, और माइल्स उसी ब्लैकआउट वाली रात को याद करने लगता है जब सारी दुनिया में अचानक अंधेरा छा जाने के बाद वो अपने दोस्त के साथ कार से बाहर निकला। वो अपने दोस्त के साथ मरीन बेस में जाता है और रिवील होता है कि ये दोनों मरीन्स हैं। वहीं अंदर जाने के लिए उसका दोस्त अपने हाथ पर बना वो एम का टैटू दिखाता है। ये असल में वही मिलिशिया वाला टैटू था, और रिवील होता है कि मिलिशिया का लीडर कोई और नहीं बल्कि माइल्स का पुराना दोस्त मोनरो ही है। वही है जिसने अपने जनरल टॉम को भेजकर बेन को मरवाया और अब माइल्स को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजे थे। वहीं दूसरी ओर जनरल टॉम और उसके आदमी डेनी के फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए ग्रेस के घर तक आ पहुंचते हैं, जहां शुरू में ग्रेस डेनी को बचाने की कोशिश भी करती है, मगर टॉम के उसे जान से मारने की धमकी देने के बाद ग्रेस को पीछे हटना ही पड़ता है।
उसके घर में घुसकर टॉम डेनी को पकड़ लेता है और उनके जाने के बाद रिवील होता है कि ग्रेस के पीछे हटने का मकसद कुछ और ही था। वो चुपके से अपने बेस में जाती है और एक लॉकेट निकालती है। ये सेम बिल्कुल वैसा ही लॉकेट था जैसा कि बेन के पास था और वो उसने एरन को दे दिया था। और अब जैसे ही ग्रेस उसे दबाती है तो अचानक से कमरे में बल्ब चालू हो जाता है। इसके बाद ग्रेस उस लॉकेट को कंप्यूटर में लगाती है और किसी से चैट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ से जो कि ग्रेस से चैट कर रहा था वो बहुत खुश था कि मिलिशिया को उनके सीक्रेट के बारे में पता नहीं चला, यानी कि ग्रेस और बैन इस लॉकेट के सहारे आपस में जुड़े हुए थे और इस लॉकेट से ग्रेस लाइट तक जला पा रही है। दूसरी ओर माइल्स जाते हुए कहता है कि उसे अपनी पुरानी साथी नोरा को ढूंढना होगा, जो कि उस रेबल ग्रुप की मेंबर है जो कि इकट्ठे होकर मिलिशिया के खिलाफ लड़ते हैं। और नोरा चूंकि एक अच्छी फाइटर है सो डैनी को वापस लाने में वो उनके बहुत काम आएगी। अब एक आदमी से पूछने पर उन्हें पता लगता है कि नोरा को तो मिलिशिया ने पकड़ रखा है और वो उनकी कैद में बाकी गुलामों के साथ काम कर रही है। सो पहले नोरा को छुड़ाने के लिए माइल्स अकेले ही जाने का फैसला करता है क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा होगा। और माइल्स अब बाकी ग्रुप के लोगों को 2 दिन बाद एक लोकेशन पर मिलने को कहता है। हालांकि अगली सुबह जब मैगी और एरन जागते हैं तो वे देखते हैं कि चार्ली भी माइल्स के पीछे पीछे निकल गई। हालांकि अब वे कुछ नहीं कर सकते। सो एरन मैगी को वही बैन वाला लॉकेट दिखाता है जो कि मरने से पहले बेन ने उसे छिपाने के लिए दिया था। एरन ये भी बताता है कि बेन ने पास में ही एक लेडी से मिलने के लिए कहा था और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि ग्रेस ही थी। सो दोनों फैसला करते हैं कि चूंकि माइल्स और चार्ली नोरा को छुड़ाकर 2 दिन में लौटेंगे सो क्यों ना वे तब तक ग्रेस से मिल लें जिसे मिलने के लिए बेन ने उनसे कहा था। वहीं दूसरी ओर मिलिशिया के अड्डे पर मेन लीडर मोनोरोव अपने एक आदमी से अपने हथियारों के बारे में पूछता है। मोनोरोव असल में बहुत से हथियार इकट्ठे कर रहा है और जब वो डरा हुआ आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता तो मोनोरोव उसे बेरहमी से जान से मार देता है। मोनोरोव दुनिया पर कब्जा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, जिसके बाद वो दूसरे रूम में अपने दूसरे वर्कर के पास जाता है जिसे कि उसने हथियारों पर रिसर्च करने के लिए अगवा कर रखा था। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये कोई और नहीं बल्कि बेन की वाइफ रेचल थी, जिसे कि बेन और उसकी फैमिली पिछले 15 सालों से मरा हुआ समझ रही थी। उसे असल में इतने सालों से मोनोरोव ने पकड़ रखा था और वो उससे जबरदस्ती अपने प्रोजेक्ट पर काम करवा रहा था। मोनोरोव अब रेचल को रिवील करता है कि वे उसी की तरह उसके पति बेन को भी पकड़कर यहीं ला रहे थे, लेकिन झगड़े के बीच उनके जनरल टॉम के हाथों बेन वहीं मारा गया और अब जनरल टॉम उसके बेटे डेनी को उठाकर यहीं ला रहा है। अब ये सब सुनकर रेचल बहुत परेशान हो जाती है कि उसका पति बेन अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी ओर माइल्स चार्ली पर काफी गुस्सा करता है कि उसे उसके पीछे नहीं आना चाहिए था, मगर अब चूंकि वो आ ही गई है सो वे एक साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। वे देखते हैं कि मिलिशिया के लोग आम लोगों से एक हेलीकॉप्टर वगैरह इकट्ठा करवा रहे थे। दरअसल उनके लीडर मोनोरोव का मानना था कि एक दिन इलेक्ट्रिसिटी जरूर से आएगी और उस एक दिन के लिए वो खुद को अभी से तैयार कर रहा है। अब इन सभी मजदूरों में माइल्स नोरन लेता है। हालांकि यहाँ कई सारे गार्ड्स के पास स्नाइपर राइफल्स भी थीं, लेकिन माइल्स अपने दोस्त को हर हाल में बचाना चाहता था। सो वो नोरा को बचाने का प्लान बनाते हुए रात होने का इंतजार करता है। अब जैसे ही रात होती है सबसे पहले चार्ली डिस्ट्रक्शन पैदा करती है और वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स को दूर भगा देती है, जहाँ फिर माइल्स पीछे से जाकर नोरा को बचाकर अपने साथ ले आता है। हालांकि नोरा इससे बहुत नाराज थी और वो रिवील करती है कि वो तो जानबूझकर खुद ही कैदी बनी हुई थी क्योंकि उसे उन गार्ड की राइफल चुरानी थी। दरअसल उन गार्ड्स के पास ऐसे हथियार हैं जो कि आमतौर पर मिलना काफी मुश्किल होते हैं। माइल्स नोरा से कहता है कि उसे अपने भतीजे डेनी को बचाने के लिए उसकी मदद चाहिए, जिसके लिए नोरा तुरंत मान भी जाती है, लेकिन इसके बदले में वो उनसे इस मिलिशिया के लोगों से राइफल चुराने में मदद मांगती है। सो तीनों मिलकर फिर से प्लान बनाने लगते हैं और नोरा अब एक खोया हुआ इंसान होने का नाटक करती हुई मिलिशिया के पास जाती है और मौका पाकर उन पर अटैक कर देती है। इसके पहले कि बाकी गार्ड्स कुछ भी कर पाते, वहाँ नोरा और माइल्स आकर उन पर हमला कर देते हैं। उन्होंने सबको मारकर सभी गुलामों को छुड़ा लिया। साथ में ही अब उनके पास इतने हथियार भी थे जिन्हें कि नोरा अपने रेबल ग्रुप के लोगों को दे देती है, यानी कि अब वे और ताकतवर हो गए और वे मिलिशिया के खिलाफ लड़ाई में और मजबूत हो गए। अब माइल्स, चार्ली और नोरा आगे बढ़ने से पहले रास्ते वाले ब्रिज को भी बम से उड़ा देते हैं ताकि मिलिशिया के बाकी सैनिक उनके ग्रुप तक ना पहुंच सके। वही दूसरी ओर मैगी और एरन, जो कि ग्रेस से मिलने उसके घर पहुंचे थे, अब सरप्राइजिंगली उसके घर में कोई नहीं था क्योंकि ग्रेस पहले ही यहाँ से सामान पैक कर निकल चुकी थी। अब एरन, जो कि पुराने टाइम में एक इंजीनियर था, वो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता था। सो वो बेसमेंट में जाकर नोटिस करता है कि यहाँ पड़े कंप्यूटर के पार्ट्स हाल ही में एक्टिव थे, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी। वो ऊपर जाकर वो कंप्यूटर पार्ट्स मैगी को दिखाता है कि तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है और पास में रखे हेडफोन्स में गाना बजना शुरू हो जाता है, यानी कि बैन की दी इस लॉकेट से आसपास के डिवाइसेस पोर्ट हो गया था और वो जल्दी से पूरे 15 सालों बाद अपने बच्चों की फोटोज देखने लगती है, जिनके की फोटोज वो पिछले 15 सालों से फोन की बैटरी खत्म होने से देख नहीं पाई थी। यानी कि इस लॉकेट का बटन दबाते ही आसपास के सभी डिवाइसेस कुछ देर तक चल सकते हैं। यहाँ से ये भी साफ था कि
कि बेन उनसे इस लॉकेट और उस ब्लैकआउट के बारे में बहुत कुछ छिपा रहा था। अब एरन और मैगी भी बाकी तीनों से वापस रियूनाइट होते हैं जिस लोकेशन पर माइल्स ने उन्हें इकट्ठा होने को कहा था, और वे साथ मिलकर डैनी को लेने जाने लगते हैं, जिसे कि टॉम पकड़कर अपने साथ मिलिशिया हेडक्वार्टर्स तक ले जा रहा है। वे हेडक्वार्टर्स यहाँ से बहुत दूर थे। वही रास्ते में उन्हें अपना पीछा करते हुए नेट भी मिलता है। हालांकि माइल्स, जो कि नेट को जान से मारना चाहता था, चार्ली उसे ऐसा करने से रोक लेती है क्योंकि उन्हें डैनी को छुड़ाने के लिए मिलिशिया से कोई बंधक चाहिए, जिसके बदले में वे मिलिशिया से डैनी को एक्सचेंज कर सके, और वे नेट को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। उन्हें यहाँ से चलते हुए 2 दिन बीत चुके थे और इस सुबह जब वे एक टाउन से होकर गुजर ही रहे थे कि उन पर बहुत से डॉग्स अटैक कर देते हैं। यहाँ ग्रुप के बाकी लोग तो एक बिल्डिंग में जाकर छुप गए, मगर बाहर मैगी को एक आदमी पकड़ ही लेता है और वो उसे लूटने के लिए उसे चाकू मारकर वहीं छोड़कर चला गया था। यहाँ बाकी सब मैगी को वापस लाकर उसे बचाने की भी कोशिश करते हैं, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैगी आखिरी बार अपने बच्चों की फोट देखते हुए दम तोड़ ही देती है। चार्ली भी इससे बहुत दुखी थी क्योंकि 15 साल पहले उसकी माँ की मौत के बाद मैगी ही उनकी दूसरी माँ की तरह थी, जिसने उनका इतना ध्यान रखा। वही मिली जो कि डैनी को अपने साथ ले जा रही थी। अब बीच रास्ते में तेज तूफान आ जाता है, सो टॉम अपने साथियों को तूफान के रुकने तक एक बिल्डिंग में छिपने का ऑर्डर देता है, जहाँ पर वो अपना पास्ट भी याद करता है। जब टॉम ब्लैकआउट से पहले सिर्फ एक मामूली सा इंश्योरेंस एजेंट हुआ करता था, वो कभी किसी को गलत पॉलिसी नहीं बेचता, जिस कारण उसकी पॉलिसी की सेल्स कम होने से उसी ब्लैकआउट वाले दिन टॉम के बॉस ने उसे जॉब से फायर कर दिया। घर पर उसकी पत्नी और एक बेटा था और वो उन्हें बता नहीं पाया कि अब उसके पास जॉब नहीं रही। हालांकि कुछ ही घंटों बाद वो ब्लैकआउट हो गया और टॉम अपने परिवार के साथ कुछ दिन तो घर पर ही रहा। लेकिन जब हर ओर ये खबर फैली कि अब लाइट वापस नहीं आने वाली, तो एक दिन टॉम के घर कुछ लुटेरे उसका राशन पानी लूटने पहुंचे। टॉम फिर भी उन्हें आराम से जाने को कह रहा था, लेकिन उन्होंने उस पर ही अटैक कर दिया और उसके बाद अपनी फैमिली को बचाने के लिए टॉम ने पहली बार किसी की जान ली थी। वो समझ चुका था कि इस बदलती दुनिया के बीच उसे क्रूर बनना ही पड़ेगा और प्रेजेंट में टॉम डैनी के साथ जल्दी से वापस जाने के लिए एक कोयले से चलने वाली ट्रेन से जाएगा। वहीं इसका पता चार्ली के ग्रुप को भी लग चुका था और वे समझ जाते हैं कि उन्हें ट्रेन के चलने से पहले डैनी को बचाना होगा, वरना तो अगर वो मिलिशिया के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गया तो वहां से उसे बचा पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं अब तक ट्रेन के चलने का वक्त आ चुका था, तो चार्ली और बाकी सब अब घोड़ों का इस्तेमाल कर ट्रेन पर चढ़ते हैं। जहां की बाहर बाकी सब मिलिशिया के लोगों से लड़ रहे थे, तो चार्ली को फाइनली अपना भाई डैनी एक डिब्बे में टॉम के साथ दिखाई देता है। डैनी ने भी अपनी बहन को देख लिया था और वे एक साथ टॉम पर अटैक कर देते हैं। हालांकि टॉम पीछे नहीं हटता और जब चार्ली टॉम से दूर भाग ही रही थी कि सामने से नेट आकर उसे पकड़ लेता है, वही नेट जिसे कि वे एक्सचेंज के लिए लाए थे। टॉम नेट से कहता है कि चार्ली को पकड़ ले, लेकिन अब सरप्राइजिंगली नेट उसका कहना ना मानते हुए चार्ली को ट्रेन से नीचे फेंककर भगा देता है। वहीं चार्ली को नीचे गिरते देख माइल्स और बाकी सब भी नीचे उतर आते हैं, लेकिन जल्द उन्हें रियलाइज होता है कितनी कोशिश करने के बावजूद वे डनी को छुड़ा नहीं पाए और अब तो उन्हें मिलिशिया के हेडक्वार्टर्स तक जाना ही पड़ेगा। जबकि टॉम डैनी को लेकर अपने हेडक्वार्टर्स तक पहुंच चुका था, जहां की टॉम की पत्नी उसे रिसीव करने आती है और वो अपने बेटे को देखकर काफी खुशी थी। और यहाँ से रिवील होता है कि नेट कोई और नहीं बल्कि टॉम का ही बेटा था। उसी के कहने पर नेट ने पहली बार चार्ली के ग्रुप से दोस्ती की और फिर वो माइल्स की लोकेशन तक जा पहुंचा। हालांकि चार्ली के ग्रुप के साथ रहने से नेट को चार्ली से प्यार हो गया, इसीलिए उसने अपने पिता टॉम के कहने के बावजूद चार्ली को भगा ही दिया कि कहीं उसका पिता चार्ली को जान से न मार दे, जिससे कि टॉम नाखुश भी था। जबकि रेचल ऊपर से देखती है कि मिलिशिया के लोग उसके बेटे डैनी को भी पकड़कर ले ही आए। अब डैनी को रेचल पूरे 15 सालों बाद देख रही थी। हालांकि वो डैनी के इतने बड़े होने के बावजूद उसे आसानी से पहचान लेती है और अब कहीं मोनोरोव उसके बेटे को नुकसान न पहुंचा दे। रेचल उसे भी सच्चाई बता ही देती है कि जो नेकलेस बेन और बाकी मेंबर्स के पास है, जिनके सहारे इलेक्ट्रिसिटी फिर से लाई जा सकती है। रेचल उन नेकलेस की ड्राइंग बनाकर मोनोरोव को दे देती है और मोनोरोव इन नेकलेसेस को ढूंढ उनसे अपने हथियार, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स चार्ज कर पाएगा। फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। अब मोनोरोव को सब बता दिया था, सो वो रात होते ही रेचल को अपने बेटे से मिलने देता है। दोनों ही माँ बेटा पूरे 15 सालों बाद एक दूसरे को देख रहे थे। डैनी तो हैरान था क्योंकि उसे लगा था कि उसकी माँ बहुत पहले मर चुकी है, मगर वो तो यहाँ मोनोरोव के कब्जे में थी। अब अगले दिन से ही मोनोरोव उन सभी नेकलेसेस को ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ रेचल मोनोरोव को ये भी बताती है कि ब्लैकआउट से पहले जब डैनी उसके पेट में था, तब एक प्राइवेट कंपनी के मालिक फ्लिन ने उससे और बेन से कांटेक्ट किया था। फ्लिन उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का सस्ता सोर्स ढूंढना चाहता था, जो कि मौजूदा सोर्सेस से बहुत सस्ती हो। हालांकि जब रेचल को पता चला कि फ्लिन, जिसके लिए वो उसका पति बेन रिसर्च कर रहे थे, वो असल में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी फोर्स का हेड था और वो उनके रिसर्च को अपने अनुसार इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने उससे दूर होने की कोशिश की। दूसरी ओर चार्ली और बाकी सब यही हेडक्वार्टर्स की ओर आ रहे थे, जबकि अब तक मोनोरोव को कुछ नेकलेसेस मिल चुके थे। उसे रेचल
रेचल ने बता दिया था कि बेन ने ऐसे नेकलेसेस उसके साथ काम करने वाले कोलेग में बांट दिए थे। सो मोनोरोव अब रेचल को नेकलेस देते हुए कहता है कि अब उसे एक ऐसी मशीन बनानी है जो कि नेकलेस की एनर्जी हार्नेस करके उनके फाइटर प्लेन्स को पावर दे सके, फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। वही फ्लिन जिसके अंडर बेन और रेचल काम किया करते थे। अब मोनोरोव के हाथों एक नेकलेस आते ही वो सावधान हो जाता है। ग्रेस भी उसी के साथ थी, यानी कि फ्लिन अंदर ही अंदर कुछ छुपा रहा है। कहानी के शुरू में वो फ्लिन ही था जो कि ग्रेस को मिलिशिया से छुपने को कह रहा था। फ्लिन नहीं चाहता था कि मिलिशिया को उनके नेकलेस के बारे में पता चले। अब फ्लिन का रियल मोटिव क्या है, ये बहुत बड़ा राज है जो कि हमें कहानी के आखिर में पता चलेगा। वहीं अब तक मिलिशिया में रेचल ने वो मशीन बना दी थी जिससे कि वो नेकलेस की पावर हार्नेस कर फाइटर जेट्स को शुरू कर सके। सो मिलिशिया के गार्ड्स रेचल को डैनी के साथ बंद कर देते हैं। वहीं अब तक बाहर चार्ली का ग्रुप भी डैनी को लेने आ चुका था। सो माइल्स सभी को अपने एक पुराने साथी के घर में छुपने को कहता है जो कि उन्हें मोनोरोव के ठिकाने के अंदर घुसकर डैनी को निकालना होगा। सो अब चार्ली को आराम करने के लिए छोड़कर माइल्स, एरन और नोवा तीनों प्लान बनाने बाहर निकल पड़ते हैं कि डैनी को कहां बंद किया गया होगा। लेकिन अब जैसे ही वे बाहर गए ही थे कि टॉम के आदमी अंदर आकर चार्ली को भी पकड़ लेते हैं और वे उसे भी उसी सेल में बंद कर देते हैं जहां की उसकी माँ और भाई डैनी बंद थे। यहाँ चार्ली भी अपनी माँ रेचल को देख हैरान रह जाती है कि वो इतने सालों से यहीं कैद थी। वो भागकर अपने भाई डनी को भी गले से लगाती है जिसे कि लेने वो यहाँ तक आई थी। मगर यहाँ तो उसे डैनी के साथ साथ उसकी माँ रेचल भी मिल गई। वही अब अंदर मोनोरोव आकर कहता है कि जो डिवाइस रेचल ने बनाया था वो उसके इस्तेमाल से कुछ फाइटर प्लेन्स को चालू कर दे। अब तो उनके पास एक नेकलेस भी आ गया है, वरना वो उसके दोनों ही बच्चों को जान से मार देगा। अब रेचल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सो उसे मोनोरोव की बात माननी ही पड़ती है। जहाँ अब जब रेचल मोनोरोव का काम कर ही रही थी तो पीछे से डैनी और चार्ली दोनों भाई बहन एक गार्ड पर वार कर बाहर निकल जाते हैं और जल्दी से अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं ताकि वे एक साथ यहाँ से बाहर निकल सके। वहीं बाहर से अब तक माइल्स, एरन और नोवा तीनों भी आ गए थे। उन्हें पता चल चुका था कि टॉम चार्ली को भी उठा ले गया, सो वे भी उन्हें छुड़ाने फैसिलिटी के बाहर आ चुके थे। नोवा एरन को बम्स देते हुए कहती है कि वे बाहर रहकर फैसिलिटी के चारों ओर बम लगा दे। तब तक वो और माइल्स एक साथ अंदर जाकर डैनी और चार्ली को बाहर ले आएंगे, जबकि अंदर डैनी और चार्ली भी गार्ड्स पर अटैक कर रहे थे और माइल्स उन्हें ढूंढ निकालता है। अब दोनों जल्दी से माइल्स को रेचल के बारे में बताते हैं कि वो अब भी जिंदा है। सो वे जल्दी से लैब में जाकर माइल्स अब मोनोरोव के गार्ड से लड़ते हुए रेचल को भी बाहर लाने लगता है, जहाँ की वे सभी फाइनली सुरक्षित बाहर तक आ गए थे। वहीं अब तक एरन ने भी दीवार को तोड़कर उनके निकलने का रास्ता बना लिया था। सो सभी वहीं से भागने लगते हैं। अभी बाहर निकल ही आए थे, उन्हें लग रहा था कि वे बच ही गए कि तभी ऊपर एक फाइटर हेलीकॉप्टर को उड़ते देखते हैं जिसे कि कुछ देर पहले रेचल ने ही शुरू किया था। उसने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मोनोरोव के कई सारे प्लेन्स को अपने डिवाइस से एनर्जी दे दी। सो वो हेलीकॉप्टर अब पूरे ग्रुप पर फायरिंग कर देता है। हालांकि उनकी अच्छी किस्मत कि पूरा ग्रुप एक बैंक की वोल्ट में छिपकर बच ही जाते हैं। अब नोवा कहती है कि पास में एक रेबल कैंप है, सो वे अभी के लिए वहीं जाकर छिप सकते हैं और कोई तो उनके पास ऑप्शन भी नहीं था, सो वे वहीं जाने लगते हैं। वहीं वे रास्ते में नोटिस भी कर रहे थे कि चूंकि अब मिलिशिया के हेलीकॉप्टर्स एक्टिवेट हो गए हैं तो कई सारे हेलीकॉप्टर्स पास के रेबल ग्रुप के ठिकाने पर जा रहे हैं ताकि अपने सभी दुश्मनों को जान से मार सके। और जब तक ग्रुप उस ठिकाने पर पहुंच पाता, अब यहाँ तो कोई जिंदा ही नहीं बचा था। रेचल भी कहती है कि उसने मजबूरी में मिलिशिया को वो पावर दे दी जिससे कि वे हर ओर तबाही फैला रहे हैं। सो ग्रुप यहाँ से और आगे निकल जाता है। लेकिन इसी बीच टॉम, जिसने उन्हें नोटिस कर लिया था, वो अपने बेटे नेट से कहता है कि वो मेन हेड क्वार्टर्स में मैसेज भेजकर इस कॉलोनी पर एयर स्ट्राइक करवा दे जिसमें माइल्स का पूरा ग्रुप मारा जाएगा। हालांकि नेट इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो अब तक चार्ली से प्यार करने लगा था। वहीं वे सिर्फ माइल्स के ग्रुप के लिए पूरी कॉलोनी के लोगों को नहीं मार सकते। अब टॉम ये सुनते ही नेट पर भड़क उठता है। पहले ही एक बार उसने क्लेयर को भगा दिया था और इस बार फिर से वो उसका साथ नहीं दे रहा। सो टॉम इस बार अपने बेटे को ही डिसोन कर देता है और उसे निकाल देता है। यहाँ नेट सीधा भागकर चार्ली के पास जाकर सच्चाई बता देता है कि वो असल में जनरल टॉम का बेटा है जो कि अपने पिता के कहने पर उन पर नजर रख रहा था। मगर अब वो समझ चुका है कि वो कितना गलत था। वो आगे ये भी रिवील करता है कि उसके पिता ने उन्हें यहाँ देखने के बाद जल्द ही यहाँ एयर स्ट्राइक होने वाली है, सो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब चार्ली जल्दी से वापस रेबल कैंप में आकर सभी को ये जानकारी देती है कि उन्हें जल्द ही एयर स्ट्राइक के लिए तैयार रहना होगा और उन्हें भी हथियार चाहिए। यहाँ वे डिस्कस कर ही रहे थे कि अब तक मिलिशिया के हेलीकॉप्टर्स वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने कई सारे रेबल सोल्जर्स भी मार दिए थे कि तभी पीछे से माइल्स और रेचल अब एक गाड़ी में रॉकेट लॉन्चर ले आते हैं। माइल्स को इससे हेलीकॉप्टर में मौजूद एक एम्पलीफायर से हिट कराना था कि इसके पहले ही अब एक रॉकेट गिरने से वो दूर जा गिरा था। अब सब कुछ बर्बाद होते देख डैनी अकेला ही आगे भागकर खुद ही रॉकेट लॉन्चर लेकर उस हेलीकॉप्टर पर फायर कर देता है और उसका निशाना भी था और वो हेलीकॉप्टर सीधा नीचे क्रैश होने लगता है। हालांकि डैनी की बुरी किस्मत, गिरते हुए हेलीकॉप्टर से ऑटोमेटिक गन अभी भी चालू थी और कई सारी गोलियां सीधी डैनी को जा लगती है जिसे कि वो वहीं मारा गया था। हर कोई दुखी था। अभी तो रेचल का परिवार फिर से मिला था कि फिर से उन्होंने एक और मेंबर को खो दिया और वे फैसला करते हैं कि वे कैसे भी करके मोनोरोव को जान से मारकर इस मिलिशिया को यही खत्म कर देंगे। दूसरी ओर फ्लेन, जिसने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किए थे, वो सीधा मोनोरो के पास जाकर
जाकर एक हैरानी वाली बात रिवील करता है। वो कहता है कि जिन नेकलेस के पीछे मोनोरोफ भाग रहा है वे तो कुछ भी नहीं, वे चाहे तो पूरी दुनिया में फिर से लाइट ला सकते हैं और फिर मोनोरोफ पहले सभी एटॉमिक शक्तियों पर काबू करके सब कुछ कंट्रोल कर सकेगा। फ्लिन यहाँ अपने पास्ट के बारे में बताता है जब वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड था और उसका बेटा आर्मी में था, मगर एक दिन उसे खबर मिली कि उसका बेटा अफगानिस्तान में एक मिशन के दौरान जान से मारा गया। उसके बाद तो फ्लिन और उसकी पत्नी बिल्कुल अकेले हो गए। उनका इंसानियत से भरोसा उठ चुका था और तभी से फ्लिन ने फैसला किया कि वो पूरी दुनिया को ही तबाह कर देगा। उसने एक अलग से प्राइवेट कंपनी बनाई और फिर बैन और रेचल समेत सभी फेमस साइंटिस्ट को इकट्ठा कर उनसे एक ऐसा वायरस बनवाया जो कि पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी को ही बंद कर सकता था। वहीं गवर्नमेंट में सिक्योरिटी हेड होने के कारण फ्लिन के पास सारी पावर्स थी, सो उसने बेन और रेचल को ये नहीं पता लगने दिया कि उसने उस मशीन को छुपाया कहाँ है जहाँ से हर ओर की लाइट्स बंद की गई। और फ्लिन अब मोनोरोफ को रिवील करता है कि वे उसी मशीन को फिर से शुरू कर अब फिर से पूरी दुनिया को नॉर्मल बना सकेंगे। हालांकि फ्लिन इसके लिए शर्त रखता है कि चूंकि वो मोनोरोफ की सब कुछ कंट्रोल करने में मदद करेगा, सो उसे इसके बदले में स्पेशल पावर्स चाहिए। वहीं अब तक रेचल के ग्रुप को भी पता लग चुका था कि यहाँ से बहुत दूर फ्लिन ने एक टावर में सेटअप लगाया हुआ है जहाँ से वे पूरी दुनिया की लाइट फिर से ला पाएंगे। वे सभी मिलकर उसी टावर पर जाने लगते हैं, लेकिन जब वे उस टावर तक पहुंचे ही थे कि वे देखते हैं कि मोनोरोफ तो फ्लिन और अपने गार्ड्स के साथ पहले से यहाँ पहुंच। रेचल समझ जाती है कि फ्लिन ने मोनोरोफ को सारी बातें बता दी, सो वो प्लान बनाती है कि वो अकेले मोनोरोफ के पास जाकर उसका ध्यान भटकाएगी और तब तक बाकी टीम टावर में घुस जाए और फिर मोनोरोफ के वहाँ पहुँचने से पहले सारी लाइट्स को शुरू कर दे। सो रेचल अब एक बम लेकर मोनोरोफ के पास जाती है जिसे कि तभी पकड़ लिया गया था, मगर उनका प्लान काम नहीं किया। उल्टा मोनोरोफ अब रेचल को साथ लेकर टावर में ले जाने लगता है। वहीं बाहर माइल्स और बाकी के मिलिशिया सोल्जर्स पर अटैक कर उन्हें जान से मारने लगते हैं और बाकी बचे हुए सोल्जर्स पर फायर कर वे भी फाइनली टावर के अंदर पहुंच ही गए थे। उन्हें अब बस मोनोरोफ से पहले मेन मशीन तक जाना है जो कि इस टावर की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद है। तो वहीं दूसरी ओर मोनोरोफ रेचल को ऑफर भी करता है कि वे अभी इलेक्ट्रिसिटी को शुरू न करें, बल्कि पहले सारे ही एटॉमिक बम्स को अपने कंट्रोल में ले लें, जिससे कि वे एक साथ मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन रेचल इसके लिए सीधा सीधा मना कर देती है। वहीं अब तक यहाँ माइल्स और बाकी सब भी आ चुके थे और फायरिंग के दौरान माइल्स और मनरो पानी के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, जबकि बाकी सब ऊपर मेन कंट्रोल तक आगे बढ़ रहे थे, जहाँ नीचे जाने के बाद माइल्स बाहर निकलकर आखिरकार मोनोरोफ को मार ही देता है और फिर से ऊपर आने लगता है, जबकि ऊपर टॉम और बाकी सोल्जर्स अभी भी उनके ग्रुप को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिस बीच एक गोली नोवा को भी लग जाती है। वहीं अब तक माइल्स फिर से ऊपर जा चुका था, सो वो नोवा को उठाकर अपने साथ कंट्रोल रूम तक ले जाने लगता है। हालांकि नोवा अब तक दम तोड़ चुकी थी। वही टॉम और बाकी लोग अभी भी शूटिंग कर रहे थे, तो रेचल अब जल्दी से भागकर दरवाजा खोलती है और माइल्स, चार्ली और एरन अंदर आ ही जाते हैं। अब चार्ली रिवील करती है कि नोवा भी बाहर ही मारी गई, लेकिन उन्हें उसकी मौत को वेस्ट नहीं होने देना है। एरन जल्दी से बिना वक्त गवाए अब मेन कंप्यूटर को एक्टिव कर सारी लाइट्स वापस लाने लगता है और फाइनली अब पूरे 15 सालों बाद पूरी पृथ्वी पर लाइट्स अब फिर से लौट आई थी। पूरी दुनिया के लोग अलग अलग जगहों पर ऐसे लाइट्स को जलते देख बहुत खुश थे। अब फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वहीं फ्लिन जिसने ये सब कुछ किया था वो खुद को गोली मार लेता है क्योंकि अब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। वही मोनरोफ तो पहले ही मारा गया था, जबकि टॉम भी अब मिलिशिया के साथ कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि फिर से दुनिया पहले जैसी होने वाली थी। उसके स्पेशल हथियार बेकार हो गए। हालांकि सफर के दौरान बेन, डेनी, मैगी और फिर नोवा रेचल के ग्रुप ने बहुत कुछ खोया, लेकिन उन्होंने सब कुछ फिर से ठीक कर ही दिया।